प्रधानमंत्री ने किया जनधन योजना का आगाज। पहले दिन ही देश भर में खुले 1.5 करोड़ खाते। समझौता ब्लास्ट मामले में असीमानंद को राहत। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दी जमानत। टीएमसी विधायक दीपक हल्दर का बेतुका बयान। कहा, जब तक धरती रहेगी तब तक होता रहेगा रेप। महिला संगठनों ने किया तीखा विरोध। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। हो सकता है नार्को टेस्ट। तारा ने की सीबीआई जांच की मांग। आपके सदस्य चंद्रमोहन शर्मा को नोएडा ले आई पुलिस। बेंगलुरु से हुआ था गिरफ्तार। मई में शर्मा की पत्नी ने दर्ज कराया था पति की हत्या का केस। और रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक पर लगा रेप का आरोप। रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज। गौड़ा ने कहा, उन्हें बदनाम करने की साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज दिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी जनधन योजना की आज शुरुआत कर दी। इसके तहत देश भर में लगाए गए 80,000 कैंपों में 1.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए। इन सभी को 5,000 रुपए तक के लोन की सुविधा, 1 लाख का दुर्घटना बीमा और साथ ही साथ डेबिट कार्ड जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और प्रधानमंत्री जन धन योजना को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। देश में आर्थिक छुआछूत का जो माहौल है उससे मुक्ति दिलाएं। ब्याज के विष चक्र से आत्महत्या की ओर जा रहे उन परिवारों को बचा लें और उनके जीवन में भी सुख का सूरज उगले, इसके लिए प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आर्थिक छुआछूत दूर करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उन्होंने जैसे ही रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, वैसे ही लाल किले के प्राचीर से किए गए वादे को अमली जामा पहना दिया। पहले दिन ही बैंकों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाता खुलने का रिकॉर्ड भी बन गया। जन धन योजना के उद्घाटन के साथ ही सभी राज्यों के 600 से अधिक जिलों में भी इस योजना की शुरुआत की गई। कैमरे में इसके लिए देश भर में 70,000 से ज्यादा शिविर लगाए गए, जहां परिवारों के बैंक खाते खोले गए। इस योजना के तहत खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा, जिसके बाद में बीमा और पेंशन प्रोडक्ट के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के तहत देश में हर परिवार का बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत वैसे 7.5 करोड़ परिवारों का खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके परिवार में एक भी खाता नहीं है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कि गरीब परिवारों को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं आसानी से मिले, वे साहूकारों के चंगुल में ना फंसे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी तक योजना के तहत खाता खुलवाने वालों को खास तोहफा भी दिया। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2 फेज में लागू होगा। पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक होगा और दूसरा फेज 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक चलेगा। 6 महीने तक योजना के ठीक तरीके से चलने के बाद इसमें गरीबों के लिए चलाई जाने वाली सरकार की कई वित्तीय योजनाओं को जोड़ दिया जाएगा। सबका साथ सबका विकास। इंडिविजुअल बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं उसका सीधा सीधा लाभ इन बैंक अकाउंट में जाएगा, तो करप्शन के खिलाफ की लड़ाई जो हमारी है उसमें एक बहुत बड़ा हमारा उपयोगी ये शस्त्र बनने वाला है। एनडीए सरकार इस योजना को लेकर कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएमओ ने सभी बैंकों को 7.25 लाख ईमेल भेजे। प्रधानमंत्री जन धन योजना से अब गरीबों के पास भी बैंक का खाता होगा, खुद का डेबिट कार्ड होगा और उन्हें बीमा की सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उम्मीद है कि इस योजना से भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी और साथ ही गरीबी को भी कम किया जा सकेगा।
कैमरा पर्सन अहमद हसन खान के साथ राहुल बाली, फोकस न्यूज़, दिल्ली। बिहार में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक विवाद भी जुड़ गया। दरअसल पटना में इस योजना की लॉन्चिंग कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को करनी थी, लेकिन कार्यक्रम की जगह पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मौजूद थे और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी थे। लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो थे मुख्यमंत्री। लगातार दोनों नेता इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री का, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ठीक पहले ही रामविलास पासवान ने इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग कर दी। रामविलास पासवान और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री के इस आचरण पर आपत्ति जताई। देखिए, प्रोटोकॉल होता है, कोई ये नहीं है कि प्रधानमंत्री तो अभी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उसके पहले तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री जहाँ जाते थे कि नहीं जाते थे। तो जो एक संवैधानिक हमारा ढांचा है और उसमें जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसका जो है पालन होना चाहिए। इसमें राजनीति कहाँ है? तो जनता की सेवा के लिए की गई है, ये जनता की योजना है। बिहार की जनता इसका फायदा उठाएगी। बैंक में खाता खुलेगा, उसको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होगा। आम लोग को बैंक से जुड़ने से कई तरह के फायदे होंगे। तो इसमें राजनीति कहाँ है? इसमें पार्टी कहाँ होता है भाई? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी जन विरोधी कार्य किया है। ये जनधन योजना में नहीं आकर के जन विरोधी काम है। ये गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। तो दोनों ही नेताओं का ये कहना था एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना चाहिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका पालन नहीं किया। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद में आज प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंक का खाता खोलने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ में लगी कतार में लोग आगे आने के लिए आपस में मारपीट तक करने लगे। इसी को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ी कि एक पक्ष ने गोली तक चला दी। इसमें एक लड़की समेत 2 लोग घायल हो गए। मामला इलाहाबाद के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के स्टिंगली रोड के बैंक ऑफ बड़ौदा का है। घायलों को शहर के SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया। बहस हो गई थी, उसके बाद फिर गया, फिर भीड़ लग गई, फिर शांत हो गया, फिर उसके बाद गया। अब खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। हरियाणा में बीजेपी और HJC के बीच का गठबंधन टूट गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई ने इसका ऐलान किया। बीजेपी और HJC के बीच हरियाणा में सत्ता की वापसी की आस में बनी गठबंधन की डोर टूट गई। विपक्ष में 3 साल तक बीजेपी के साथ चलने वाले कुलदीप बिश्नोई ने अपने सहयोगी पार्टी पर सियासत में गला घोटने और धोखा देने के आरोप लगाए। उन्होंने 6 बार धोखे किए हैं, इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के। क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं स्वच्छ सरकार देना चाहता हूँ, ईमानदार सरकार देना चाहता हूँ। तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी देवीदास जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवत शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? बिश्नोई ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। दूसरी ओर बीजेपी ने बिश्नोई के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि हरियाणा की जनता सूबे में बीजेपी की सरकार देखना चाहती है। हम लोग ये जमीनी हकीकत को सामने में रखकर बातचीत कर रहे हैं और अगर जमीनी हकीकत को रखकर कोई बातचीत होती है तो बात आगे बढ़ती है, और अगर आप जमीनी हकीकत को ध्यान में रखे बिना कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लोकसभा चुनाव में HJC 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों जगहों से हार झेलनी पड़ी, जबकि बीजेपी ने 7 सीटें हासिल की। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए बिश्नोई ने 50-50 की साझेदारी की मांग रखी थी। साथ ही खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की शर्त रखी थी, जो बीजेपी के सियासी सपने से मेल नहीं खाती। ऐसे में गठबंधन की डोर तो टूटनी ही थी। दिल्ली से राघवेंद्र के साथ आदित्य चौधरी, फोकस न्यूज, चंडीगढ़। तो बीजेपी ने धोखा दिया, ये कहते हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस
कि कुलदीप बिश्नोई ने गठबंधन तोड़ दिया है और वहीं अब हाथ मिला लिया है जन चेतना पार्टी से, जो कि चला रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि राजनीति में उम्र की सीमा होनी चाहिए। जनार्दन द्विवेदी ने सीधे तौर पर तो बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अपने बयान से बीजेपी के तीनों बुजुर्ग नेताओं को संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के फैसले को जायज ठहराने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक संगठन में भी एक आयु के बाद सक्रिय पदों पर लोगों को नहीं रहना चाहिए। सक्रिय पद जिनमें अधिक भागदौड़ की जरूरत होती है, जिसमें शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। मैं बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। अनेक पद हैं। मैं ये खासतौर से मेरी राय जो अपनी पार्टी के बारे में वो कह रहा हूं कि यहां पर भी कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि ऐसी स्थिति हो कि जिसमें सक्रिय पदों पर युवाओं को, कम आयु के लोगों को, जिनकी शारीरिक क्षमता, जिनकी ऊर्जा अधिक है, वे लोग रहें। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड से लालकृष्ण आडवाणी की विदाई को वक्त की जरूरत बता चुके हैं। फोकस न्यूज संवाददाता मीना शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आडवाणी पार्टी की प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक नए लोगों को भी मौका देना पड़ता है। नहीं, ये विदाई कौन कह रहा है भाई? ये कमाल हो गया। लालकृष्ण आडवाणी जी हमारे सबसे सीनियर नेता है, हमारे लिए हमेशा आदरणीय है। मोदी जी या कोई भी कहता है तो आदरणीय आडवाणी जी से लेते हैं। हमारे प्रेरणा पुरुष है। हमारी नाराई अटल आडवाणी एक निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये जो हम कह रहे थे तो वो आज भी सच्चाई है। ये दोनों हमारे लिए दिल से ये प्रेरणा स्रोत है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि नई पीढ़ी, यहाँ तो रोज नए लोग आ रहे हैं और नए लोगों का आना, उनका प्रशिक्षण होना, उनको अवसर मिलना, ये भी समाज की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने जापान दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जापानी भाषा में ट्वीट करके सबको चौंका दिया। अपने ट्विटर अकाउंट से मोदी ने एक के बाद एक 8 ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने बताया कि उनके जापानी मित्रों ने जापान के लोगों से सीधे बात करने को कहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। पीएम मोदी ने लिखा है कि वो जापान दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगा। पीएम ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और उनकी लीडरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनसे जल्द ही मिलना चाहते हैं। तो 30 अगस्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा है। In response to requests made from Japanese well-wishers and friends, he decided not only to tweet in English, but as a first innovative measure ever made by an Indian Prime Minister in reaching out directly to Japanese people, he has tweeted in Japanese too. और अब एक खबर ऐसी जिसे दिन भर देश के हर किसी शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश के राजनेता बयान देने से पहले अपने शब्दों पर गौर नहीं करते हैं। जी हां, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने बयान दिया कि बलात्कार पहले भी होते थे, आज भी हैं, और ये जब तक धरती रहेगी तब तक होते रहेंगे। समाज से लेकर सियासत तक में हल्दर के इस बयान की कड़ी निंदा हुई। तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर के इस बयान से बवाल मच गया है। अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हल्दर ने जनता को जागरूक करने के बदले अपराधियों का ही हौसला बढ़ा दिया। एकदम सठिक बोले মনে করছি, আগে ধর্ষণ ছিল, এখন ধর্ষণ হচ্ছে, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন ধর্ষণ হবে। बाद में हालांकि दीपक हल्दर ने सफाई दी कि मेरा इरादा बलात्कार का समर्थन नहीं, बल्कि इस सामाजिक बुराई पर लोगों को जागरूक करना था। हल्दर की सफाई के बाद भी इस बयान का विरोध हो रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट से बलात्कार करने वाले को, औरतों और महिलाओं पे हिंसा करने वालों को मजबूती मिलती है और ये बहुत ही निषेध लायक है। हमारे दुर्भाग्य है, मैं कहूंगी कि हमारे पास चाहे मुलायम सिंह यादव जी कहे, चाहे अरुण जेटली जी कहे, या आज ये विधायक टीएमसी के इस तरह के वाकये, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास इस तरह के सांसद और विधायक आज देश में बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, आपत्तिजनक बयान है।
इस तरीके का बयान देकर लोग अपने कैरेक्टर के बारे में तो कहते ही हैं, पार्टी की भी विश्वसनीयता पर सवाल लगाते हैं। बीते दिनों ही टीएमसी के एक और नेता तापस पॉल ने भी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुलायम यादव जैसे बड़े नेता भी महिलाओं के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देने में परहेज नहीं करते। जाहिर है ऐसे बयानों से अपराधियों का हौसला ही बढ़ता है। आर्यन भट्टाचार्य, फोकस न्यूज, कोलकाता। मोदी सरकार के मंत्री किसी न किसी वजह से आजकल चर्चा में है। पहले राजनाथ सिंह के बेटे की वजह से विवाद और अब रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा विवादों में घिर गए हैं। एक कन्नड़ अभिनेत्री ने कार्तिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मौका था रेल मंत्री के बेटे कार्तिक गौड़ा की सगाई का, लेकिन अचानक एक कन्नड़ अभिनेत्री ने आकर पूरे समारोह में उस वक्त सनसनी फैला दी जब उसने न सिर्फ रेल मंत्री के बेटे कार्तिक पर धोखाधड़ी का बल्कि रेप सहित कई गंभीर आरोप लगा दिए। He promised me that he will going to get married to me and all that, and he got married to me on 5th June 2014 in his Mangalore house. Who was there? His mother was there? His mother was not there in Mangalore house. We both were there and driver was there. Miss, what do you want now? What do you want now? I want his family to take me as their daughter-in-law, and I will be the very good daughter-in-law to their family. अभिनेत्री के मुताबिक उसके अफेयर की जानकारी सदानंद गौड़ा और उनकी पत्नी को भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ ही धोखा किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने सदानंद गौड़ा की परेशानियां बढ़ा दी हैं। I am the last person to interfere in such a matter. बात बेंगलुरु से दिल्ली तक पहुंचने में देर नहीं लगी। विपक्षी दलों को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। जब किसी बड़े नेता या कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा ऐसे गुनाह में शामिल होता है तो और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारा देश देखता है कि नेता क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। अगर उन्हीं की फैमिली के अंदर इस तरीके के वाकयात होते हैं तो पता चलता है कि हमारे समाज के अंदर महिलाओं की क्या इज्जत ये लोग करते हैं। तो अगर ये सच्चाई है, अगर उन्होंने पहले शादी की है तो ये मामला चिंता का विषय है और इसमें तो कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए कार्रवाई भी तुरंत होगी। सेक्शन 376, सेक्शन 376, 366 and 420 and 420. So tell me the details. What are written? Tomorrow will tell. Illa, already time agida because we are going for legal examination there. Yes. Otherwise I don't want to tell anything. लेकिन इन सब के बीच इस मुद्दे ने एक बार फिर से मोदी सरकार के एक और मंत्री को विवादों में घेर लिया है। खालिद कर्नाटकी, फोकस न्यूज, बेंगलुरु। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी ने बताया कि पीड़ित युवती की तहरीर पर कार्तिक गौड़ा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट में कि ये एक जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप हुई है और उसकी वजह से उनको रेप के धारा के तहत कार्रवाई लेना चाहिए। इसी की वजह से हम लोग आठीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है 376 और 420 के तहत और आगे हम इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद बेंगलुरु में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्तिक गौड़ा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया है। बुधवार को कार्तिक की सगाई थी। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि कार्तिक पहले से ही शादीशुदा है और वो उसकी पत्नी है। मॉडल की शिकायत पर कार्तिक के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है। कांग्रेस ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के खिलाफ इस्तीफे की मांग की। रेलवे का मंत्री जी का बेटे ने एक लड़की को शादी कर दूं करके ये करके उनको धोखा दे करके वो लड़की ने कंप्लेंट किया। अब इस महिला के लिए रक्षणा नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिस देना चाहिए। अभी तुरंत सदानंद गौड़ा जी को उनका मंत्री के स्थान से नीचे निकालना चाहिए और उनका वो लड़की को एक जस्टिस न्याय देना चाहिए। सदानंद गौड़ा के बेटे पर आरोप लगे तो उसकी तपिश दूर तक देखी गई। गौड़ा के बेटे के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है।
पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर गौड़ा साहब सरकार में है तो पुलिस केस को इग्नोर करे। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसे एलिगेशंस हैं तो प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर लड़के को जब पता था कि उसने ऐसा किया है, मुझे लगता है लड़की से कोई वायदे किए होंगे तो लड़की ने सोचा होगा कि ठीक है शादी कर लेगा बाद में। लेकिन जब उसकी सगाई और ये सब हो रही है तो लड़की को साफ नजर आ रहा है कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ लड़की को न्याय देने के लिए पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इस लड़की ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, चीटिंग का, और एक पूरा रेप का मामला है उसमें, तो वो जांच होनी चाहिए। और क्योंकि वो सदानंद गौड़ा के बेटे के खिलाफ ही पूरा मामला दर्ज है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उनके मंत्री होने से इस जांच पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर का बेटा हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या प्रेसिडेंट का बेटा हो, इंक्वायरी करना है जल्दी से जल्दी और सच्चाई जनता के सामने लेके आना है। वो यदि गुनहगार है तो जल्दी से जल्दी सजा भी होना चाहिए। तो केस दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच भी होगी और उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कार्तिक दोषी है या नहीं। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। शूटर तारा सहदेव के पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां कौशल्या रानी को रांची की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रंजीत से हुई पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को कुछ अहम जानकारियां दी। फोकस न्यूज की मुहिम अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है। नेशनल लेवल शूटर तारा शाहदेव को इंसाफ मिलने की दिशा में गुरुवार को एक अहम मोड़ आया, जब रांची की एक अदालत ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां कौशल्या रानी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसी दौरान पुलिस रकीबुल को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और आरोपी का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले पूछताछ के दौरान रकीबुल ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने तारा शाहदेव के साथ मारपीट की। उसने ये भी कबूला कि वो इस्लाम को मानता है और उसने तारा के साथ निकाह भी किया। ये अब स्पष्ट है कि निकाह की कार्रवाई भी हुई थी और जो आरोपी के द्वारा बताया गया है कि इस पूरे चीज के बारे में तारा सहदेव और उनके परिवार वालों को, दोनों फैमिलीज को इसके बारे में पता था। उसने अपने इस आइडेंटिटी के बारे में भी तारा को बताया था और उसको भी जानकारी थी इस बारे में। हालांकि रकीबुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। रंजीत, कई संगीन आरोप आप पे लग रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? रंजीत, कुछ कहिएगा? 80 साल की बुजुर्ग महिला पे आरोप लगा, आप देख लीजिए पीछे वो आप पे जो आरोप है, आप उस आरोप पे क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत है। लड़की का रंजीत क्या बोलना चाहते हैं? उसने लड़ा दिया है सब धर्म के नाम पे सबको। क्या वजह, क्यों करेगी आपके साथ वैसा? आपने पहले बताया था कि आप इस्लाम धर्म से भी शादी करेंगे उनसे। वो लड़की देशद्रोही हो गई है। रंजीत उर्फ रकीबुल की पत्नी तारा ने उस पर धोखाधड़ी, उसका उत्पीड़न करने और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। फोकस न्यूज ने तारा को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ी, जिसके बाद पुलिस और दूसरे संगठन हरकत में आए और आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका। जयशंकर, फोकस न्यूज, रांची। तो फोकस न्यूज द्वारा चलाई जा रही मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी हो गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। अगली खबर आपको बता रहे हैं असीमानंद से जुड़ी हुई। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में आरोपी असीमानंद को जमानत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में असीमानंद को जमानत मिली है। असीमानंद समेत 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। असीमानंद फिलहाल हरियाणा के अंबाला की जेल में बंद है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के नजदीक धमाका हुआ था और इस धमाके में 68 लोगों की जान चली गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। 77 साल के असीमानंद को 2010 में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। असीमानंद पर 2006 से 2008 के बीच भारत में कई जगहों पर हुए बम धमाकों को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आज स्वामी असीमानंद जी को जो समझौता ब्लास्ट केस था उसमें ज़मानत दी है। मुख्य तौर पर उनकी तरफ से ये बहस की गई कि वो पिछले लगभग 4 वर्षों से जेल में हैं। इस केस के कुल लगभग 300 गवाह हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 45 का गवाह बयान हुए हैं।
और अभी तक जो चार्जशीट आई है, जो रिकॉर्ड आया है, उसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। कोई इस बात का एविडेंस नहीं है कि वो कभी भी पानीपत आए थे, सोनीपत आए थे, कभी उन्होंने बम खरीदा, उतारा या चलाया। कोर्ट को ये भी बताया गया कि उनकी 77 वर्ष की आयु है, MSc हैं और संत हैं, और किसी किस्म का भी उनका इस केस से लेना देना नहीं है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक 17 साल का लड़का घायल सड़क के बीचों बीच तड़पता रहा, लेकिन ना पुलिस और ना ही दिल्ली के लोगों ने उसकी मदद की। इस लड़के पर चाकुओं से हमला किया गया था, आखिर में उसकी जान चली गई। अंबेडकर नगर इलाके में बच्चे की हत्या, खून से लथपथ हालत में तड़पता रहा मासूम, पुलिस और लोग बने रहे तमाशबीन, किसी ने नहीं की मदद, और इस तरह दिल्ली के दामन पर लग गया बेदिली का एक और दाग। समझ नहीं आता कि सड़क पर दम तोड़ती जिंदगी को देख बेरहम दिल्ली वालों का दिल क्यों नहीं पिघला। जो तस्वीरें हम आपको ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं, उसकी कहानी सुनकर आप भी दिल्ली से शायद यही सवाल पूछेंगे। ये कहानी है उस बच्चे की जिसकी मौत के शायद कई गुनहगार हैं, जिसमें कुछ हमलावर, ये भीड़ और हाँ, पुलिस भी। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में कुछ बदमाश एक 17 साल के बच्चे को चाकुओं से गोदकर फरार हो गए और खून से सना मासूम वहीं सड़क पर ढेर हो गया। लेकिन अभी मौत से इस बच्चे की जंग खत्म नहीं हुई थी। तभी कुछ राहगीर और एक पुलिस वाले की नजर इस मासूम पर पड़ी, लेकिन बजाय इसके कि खून से सने बच्चे को वहां मौजूद लोग अस्पताल ले जाते, लोग वहां भीड़ लगाकर जमा हो गए और तमाशबीन बने रहे। इस बीच मौत धीमी गति में मासूम की ओर बढ़ने लगी, लेकिन खाकी वर्दी को तो मतलब था सिर्फ सवाल पूछने से। करीब घंटे भर तक पुलिस और भीड़ मौत के इस खेल को निहारती रही और फिर किसी तरह मासूम को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक हत्यारे जीत गए और सड़क पर दिल्ली मर गई। घंटों गुजर जाने के बाद भी मासूम के घर वालों को यकीन नहीं आ रहा कि उनके जिगर के टुकड़े ने सड़क पर तड़प तड़प कर जान दी है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल कुछ लड़कों को हिरासत में भी ले लिया है। वैसे आपको बता दें कि ये तस्वीरें हमें किसी राहगीर ने दी हैं। हम इन तस्वीरों के जरिए न तो सनसनी फैलाना चाहते हैं और ना ही हंगामा करना, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली ऐसी क्यों है। पवन मिश्रा, फोकस न्यूज, दिल्ली। डॉन अब क्राइम खत्म करने की मुहिम में जुटेगा। घबराइए मत और चौंकिए भी नहीं, क्योंकि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड के डॉन किंग खान की बात कर रहे हैं। जी हां, अब इंटरपोल से जुड़ गए हैं किंग खान। इंटरपोल ने उन्हें टर्न बैक क्राइम मिशन का एम्बेसडर बनाया है। शाहरुख खान पहले ऐसे भारतीय हैं जो इंटरपोल से जुड़े हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इंटरपोल ने मुझे टर्न बैक क्राइम के एम्बेसडर के तौर पर बुलाया है। मुझे अवसर देने के लिए मिस्टर नोबल, आपका शुक्रिया। ट्विटर पर शाहरुख की ये तस्वीर बता रही है कि वो इंटरपोल के साथ जुड़ने से कितने खुश हैं। दरअसल ये खुशी की वजह भी है क्योंकि शाहरुख पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ये मौका मिला है। आखिर क्या है मिशन टर्न बैक क्राइम? इसमें बताया जाता है कि प्लान क्राइम मामूली क्राइम से ही शुरू होते हैं। क्राइम को रोकने में आम आदमी भी कर सकता है मदद। मिशन टर्न बैक क्राइम से जैकी चैन जैसे कलाकार पहले से ही जुड़े हुए हैं और अब शाहरुख खान भी इस मिशन के साथ जुड़कर लोगों को क्राइम के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इंटरपोल में किंग खान की ये भूमिका बेशक उनके लिए बहुत अहम है, साथ ही देश के लिए भी खास है, क्योंकि शाहरुख का इस मिशन के लिए जुड़ना बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए गर्व की बात है। एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फोकस न्यूज। नमस्कार।